अब 10 मिनट तो अभी हो रहे हैं जी। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसे कंक्लूड करना है, लेकिन उससे पहले आपको असाइनमेंट दी गई थी। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस ये किया था कि परफेक्ट कंपटीशन का जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है उसमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, और जो परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है और सब नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है। तो आपको डायग्राम मैंने अटेम्प्ट करने के लिए दी थी होम असाइनमेंट के तौर पे, एक परफेक्ट कंपटीशन की लॉन्ग रन और फिर परफेक्ट कंपटीशन की शॉर्ट रन। तो मेरे भाई बताइए, असाइनमेंट दिखाइएगा। अच्छा, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, या आपने परफेक्ट कंपटीशन के साथ ये तो लिखा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन लॉन्ग रन डायग्राम में शॉर्ट रन ये नहीं लिखा। अब वैसे अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ शॉर्ट रन में पॉसिबल है, लेकिन बेहतर था आप लिख देते, आपकी डायग्राम की प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती कि परफेक्ट कंपटीशन उसके बाद शॉर्ट रन या लॉन्ग रन वो लिखना है। चलिए मैं अज्यूम करता हूँ आपने लिख दिया शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है, नॉर्मल भी और सब नॉर्मल भी। सुपर नॉर्मल की डायग्राम आपने बनाई, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। MC इज इक्वल टू MR पे कंपटीशन आ गया, सुपर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है, ये डायग्राम करेक्ट। नॉर्मल प्रॉफिट की भी MC इज इक्वल टू MR करेक्ट। सब नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें MC इज इक्वल टू M, इसमें आपने MR की लेबलिंग नहीं की, लेबलिंग कीजिए मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। और क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां पे मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट को कट करे? हाँ जी, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो, तो फिर कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे MC इज इक्वल टू MR हो, जहां पे MC इज इक्वल टू AC हो, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है हमारा। जहां पे MC इज इक्वल टू MR है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा। तो ये तो कि लॉन्ग रन की डायग्राम की तरह, लॉन्ग रन की डायग्राम नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई डायग्राम? लॉन्ग रन की डायग्राम किधर है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अच्छा, लॉन्ग रन में क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना लिखा था कि परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन डायग्राम ड्रॉ करें। आपने नॉर्मल प्रॉफिट की क्यों ड्रॉ की? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही पॉसिबल है, सुपर नॉर्मल या सब नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, डायग्राम तकरीबन ठीक है आपकी जी। अब प्रीवियस कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाँ, फर्म्स आर एफिशिएंट, परफेक्ट कंपटीशन की फर्म एफिशिएंट है। सारे स्टूडेंट अपने सामने डायग्राम रखिए जो उन्होंने बनाई है, लॉन्ग रन की परफेक्ट कंपटीशन की लॉन्ग रन की डायग्राम रखें सारे स्टूडेंट अपने सामने, लॉन्ग रन की, बिल्कुल लॉन्ग रन की और मुझे इस डायग्राम को देख के बताइए, क्या फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट वही है जो कि एवरेज कॉस्ट का मिनिमम है, या कोई और? वही है। इसका मतलब है लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म का एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, और एवरेज कॉस्ट कम होना, इसे ही हम एफिशिएंट कहते हैं ना, इसे। अच्छा, अब जरा सफा पलट के देखें, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल और सब नॉर्मल, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल और सब नॉर्मल की डायग्राम देखें। मुझे बताइए, क्या यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है आपका वो एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे है या उससे आगे पीछे है कोई और जगह? आगे एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट है लॉन्ग रन में, वो हमेशा कौन सा होता है? जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो। देखिए मिनिमम है, शॉर्ट रन में तो पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म का? जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। इसीलिए हमने इसे एफिशिएंट फर्म का नाम दिया। एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है मिनिमम कॉस्ट से।
अब अगर आगे जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखिएगा, उसमें भी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बनाएंगे, वो आपको मिनिमम एवरेज कास्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो जब हम आगे चलेंगे तो फिर मैं आपको दोबारा कंपेयर करवाऊंगा। अभी तो लॉन्ग रन का शॉर्ट रन के साथ कंपेयर करवा के आपको कंसेप्ट बताया ना कि लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म का इक्विलिब्रियम मिनिमम एवरेज कास्ट पे होता है। फिर उसके बाद जब इम्परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनाएंगे तो आपको, बल्कि आपने बनाई होंगी इम्परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम, है ना? हाँ बिल्कुल, वो वहां देख सकते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, उनके साथ कंपेयर करके आप देख सकते हैं क्या वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, इक्विलिब्रियम आउटपुट मिनिमम एवरेज कास्ट पे आता था? नहीं आता था मिनिमम एवरेज कास्ट पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इम्परफेक्ट कंपटीशन फर्म एफिशिएंट नहीं है, उनमें इनएफिशिएंसी है। परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म एफिशिएंट है क्योंकि लॉन्ग रन में उसकी एवरेज कास्ट मिनिमम होती है। जी नहीं, शॉर्ट रन में मिनिमम पे कट कर रहा है मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट को, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट वो नहीं है। हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे मार्जिनल कास्ट एवरेज कास्ट को कट करे, वो कि जहां पे मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू MR, मार्जिनल रेवेन्यू, वो। ठीक है, तो वो डिफरेंट है। जी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जी और कोई क्वेश्चन? जी मैं वन बाय वन। जी मेरे भाई। हाँ शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा सर लॉन्ग रन में तो परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म का प्रॉफिट होता है ब्रेक इवन। ठीक है, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल होते हैं लॉन्ग रन में, तो इसका मतलब है फर्म ब्रेक इवन पे है। तो हम इसे नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं? पहली चीज ये, हालांकि कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल है, और दूसरा अगर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल है तो फिर फर्म को चलने का फायदा क्या है, किस लिए चल रही है? देखिए इसकी रीजन ये है, फर्ज कीजिए मैं एक बिजनेस चलाता हूं, एग्जांपल समझिएगा। उस बिजनेस, मैं एक जॉब छोड़ के आया हूं, फर्ज कीजिए 1 लाख रुपया महीना की जॉब। उसके बाद मैं बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस का टोटल रेवेन्यू है 10 लाख और उसकी टोटल कॉस्ट भी है 10 लाख। सोच के बताना यहां पे, क्या इस 10 लाख में मेरी कोई, जो जॉब मैं छोड़ के आया हूं 1 लाख रुपया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल होगी कि नहीं? अकाउंटिंग में ऐड नहीं करते, इकोनॉमिक्स में ऐड करते हैं ना। तो टोटल कॉस्ट में मेरे वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मैं छोड़ के आया हूं ऑप्शन, वो 1 लाख शामिल होगी। उसको हम इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं, उसे नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का वन वर्ड आंसर ये है, हम इसलिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं क्योंकि टोटल कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शक्ल में हमारे प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल होता है। अकाउंटिंग में इसी 1 लाख को कहते हैं ये आपका प्रॉफिट है। तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शक्ल में नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा शामिल, और यही वजह है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू होती है, लेकिन फिर भी जो बिजनेसमैन है वो फर्म को चला रहे होते हैं। क्यों? उन्हें फिर भी कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, लेकिन चूंकि वो जो उनका नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो टोटल कॉस्ट में शामिल होता है, इसीलिए हम कहते हैं कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ये बात समझ आई? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है ना, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये जो एंटरप्रेन्योर को पैसे जाते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट में शामिल हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर को पैसे जाते हैं, ये असल में होता है जिसे प्रॉफिट कहते हैं हम अकाउंटिंग में। तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट एज पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट शामिल होता है, इसीलिए कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू होने के बावजूद ओनर अपने घर में कुछ ना कुछ लेके जा रहा है और वो कहता है बिजनेस को चलते रहना चाहिए। क्लियर हो गया जी? कुछ और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें। आज हम 2 कंसेप्ट हमारे रह गए हैं, हम इन 2 कंसेप्ट्स को कवर करने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के हवाले से। ठीक है, एक है रिस्टोरेशन टू नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा है शट डाउन पॉइंट। रिस्टोरेशन टू नॉर्मल प्रॉफिट और दूसरा शट डाउन पॉइंट।
रिस्टोरेशन टू नॉर्मल प्रॉफिट क्या कंसेप्ट है हमारा? वो कहता है आपने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ये कहा कि शॉर्ट रन में तो इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ऐसा क्यों है? डायग्राम की मदद से वाज़ेह कीजिए कि क्यों एक परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगी। वो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं अर्न करेगी? इसका वन वर्ड आंसर हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस वजह से कि परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। जब परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के जो इधर उधर के इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं इतना ज्यादा मुनाफा इस इंडस्ट्री में, वो उस इंडस्ट्री में आके काम करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो उस इंडस्ट्री में एंटर होते हैं, सप्लाई, नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ गए, नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ गए तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है? बढ़ जाए। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है? कम हो जाती है। वो सुपर नॉर्मल कम होते होते नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन में थोड़े अरसे के लिए तो पॉसिबल है कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ज्यादा लंबे अरसे तक पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट अपोजिट मूव करता है, ऑपरेट करता है सब नॉर्मल के केस में। अगर कोई इंडस्ट्री जिसमें परफेक्ट कंपटीशन वाली इंडस्ट्री, उसमें सब नॉर्मल प्रॉफिट है, तो चूंकि सब नॉर्मल प्रॉफिट है, इजी फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, एंट्री भी फ्री है, एग्जिट भी फ्री है, आसानी के साथ आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो जो फर्म जिनको नुकसान ज्यादा हो रहा है, उन्हें वारा नहीं खाता, वो क्या करेंगी? वो कहेंगी इस इंडस्ट्री में इतना नुकसान है, चलो इसको छोड़ के हम कोई और काम शुरू करते हैं। वो उस इंडस्ट्री को क्विट कर देंगी, एग्जिट कर देंगी, उस इंडस्ट्री से एग्जिट हो जाएंगी। एग्जिट होने से बताइए इंडस्ट्री में नंबर ऑफ सेलर बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। जब नंबर ऑफ सेलर्स कम होंगे तो सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा और प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। वो सब नॉर्मल सुपर नॉर्मल बन जाएगा, सॉरी वो सब नॉर्मल नॉर्मल बन जाएगा। यहां तक क्लियर? वो कहता है इसी कंसेप्ट को डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कीजिए। तो बताइए कौन सी डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, सुपर नॉर्मल से या सब नॉर्मल से? सुपर। चलिए सुपर नॉर्मल से मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं कि कैसे एक परफेक्ट कंपटीशन की फर्म जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है कैसे रीस्टोर होती है, कैसे वापस जाती है नॉर्मल प्रॉफिट पे। इसी कंसेप्ट को जो हमने अभी अल्फाज में डिस्कस किया है, डायग्राम से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपको याद है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर्स में पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म है ये प्राइस टेकर है कि प्राइस मेकर? प्राइस। अच्छा मुझे बताइए, हमने इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है ये शो करने के लिए इंडस्ट्री की डायग्राम बनाई थी। बिल्कुल। वैसे इससे फर्क तो नहीं पड़ता कि लेफ्ट साइड पे बनाए या राइट साइड पे बनाए, डायग्राम दोनों आमने सामने होने चाहिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो बता सकते हैं कि इंडस्ट्री की डायग्राम कहाँ थी, लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पे? चलिए तो फिर हम लेफ्ट पे ही बनाते हैं, वरना इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके पैरेलल हमने बना दी डायग्राम फर्म की भी। ये डायग्राम है इंडस्ट्री की, और ये डायग्राम है भाई इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम और मार्केट इक्विलिब्रियम और फर्म इक्विलिब्रियम में फर्क है ना। ये पूरी मार्केट है, ये इंडिविजुअल फर्म है। यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या है? आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस, और इधर एक्स एक्सिस पे क्या आया? आउटपुट या क्वांटिटी, एक ही बात है। और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड प्राइस, जिसे हमने मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बना। ठीक है। अच्छा अब आपने कहा सुपर नॉर्मल टू नॉर्मल, सब बताइए। तो यहां पे मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। पहले तो मुझे बताइए कि मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होगी ये कैसे डिसाइड होगी भला?
डिमांड एंड सप्लाई से। ये है सप्लाई, ये है डिमांड। और प्राइस कौन सी डिसाइड हुई हमारी? प्राइस से। अब चूंकि फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं, तो फर्म ने वही प्राइस लेनी है जो मार्केट में चल रही है। मार्केट में ये प्राइस चल रही है, यही प्राइस फर्म की प्राइस हो जाएगी। क्लियर हो गया ये? अब मैं इसको यही सिर्फ इसको ब्लैक कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मली हम आपको पता है वो ब्लैक से शो करवाते हैं, वरना मसला कोई नहीं। रेड हम डॉट्स वगैरह के लिए, रफ वर्किंग के लिए यूज करते हैं। तो मैं इसी कर्व को सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूं, इसका ब्लैक। ये स्ट्रेट लाइन हो गई। क्लियर? तो यहां पे क्या आ गया? प्राइस प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्या करना हमने? अब हमने मार्जिनल कॉस्ट इक्विलिब्रियम, क्या असूल था इक्विलिब्रियम? अब कौन सा कर्व ड्रा करना है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इक्विलिब्रियम आउटपुट का लेवल क्या आया? MC इज इक्वल टू MR। और बताइए कि अब सुपर नॉर्मल शो करवाना था ना, साबित करना है सुपर नॉर्मल से नॉर्मल पे कैसे शिफ्ट होता है। सुपर नॉर्मल के लिए मुझे बताइए एवरेज कॉस्ट का रूल क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं एवरेज कॉस्ट का ड्रा करने जा रहा हूं जी। देखिए तकरीबन ठीक है जी। किधर नहीं आया? अच्छा, ये मिनिमम पे नहीं है, ये मिनिमम पे है भाई। इधर 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 मेरा भाई, नहीं नहीं इधर आ। ये मिनिमम पे नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा मिनिमम पे आज तक मैंने ड्रॉ नहीं किया। अगर और आप कह रहे हैं मिनिमम पे, भाई मिनिमम पे है, ये मिनिमम पे नहीं है। हाँ कोई बात नहीं भैया, अगर आपने देखना हो तो सामने आके बैठा करें। हाँ वो उधर से कोई बाउलर जो है वो तो LBW की अपील करता अच्छा लगता है, वो जो बाउंड्री पे खड़ा है बंदा वो LBW के लिए क्यों छलांगे लगा रहा होता है? उसे पता ही नहीं भाई बॉल किधर आ रही है किधर नहीं आ रही। भाई तूने देखना तो मेरा भाई सामने आके मेरा भाई बैठना। मुझे कह रहा है मिनिमम पे, मिनिमम आया कि नहीं मिनिमम पे? ऐसा तो ये हमारा रेवेन्यू हो गया और ये हमारी हो गई कॉस्ट। देखिए एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। और ये हमारा जो बॉक्स है ये क्या हो गया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। जरा मुझे सोच के बताइए, क्या इसको देख के दूसरे इन्वेस्टर चुप करके देखते रहेंगे? क्योंकि नहीं भाई, ये अगर इतना इस बिजनेस में इतना ज्यादा मुनाफा है, हम भी अपना काम छोड़ के इसी बिजनेस में आ जाते हैं। ठीक है, इस बिजनेस में इतना मुनाफा है, हम भी अपना बिजनेस छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल कहेंगे अच्छा ये गाड़ियां बनाने वाला बिजनेस है, गाड़ियों के बिजनेस में इतना मुनाफा। अच्छा ये हेलमेट बनाने वाला बिजनेस है, हेलमेट की प्राइस बढ़ गई है, इस वजह से ये सुपर नॉर्मल इतना, हम भी अपना काम छोड़ के हेलमेट बनाना शुरू कर देते हैं। अब बताइए मार्केट में सेलर्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। तो सप्लाई किस तरफ जाएगी जी? सप्लाई बिल्कुल राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है, और जब सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करेगी तो फिर सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करेगी तो फिर क्या होगा भला? राइट। अब ये देखें मैं सप्लाई राइटवर्ड बढ़ा रहा हूं, मैंने एक 2 नंबरी की है, बता सकते हैं क्या? हाँ मैंने फुटा रख के ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था प्राइस इधर आनी चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, इधर फुटा रख के मैंने अपना पॉइंट इधर लगा लिया कि मुझे यहाँ पे सप्लाई कर्व को बढ़ा के लेके आना है। ठीक है, ये मैंने फुटा रख के खुद डिसाइड कर लिया। अब क्या करना है? सप्लाई बढ़ानी है, ये ले, ये सप्लाई बढ़ गई, कोई बात नहीं, 19-20 जाते हुए 19-20 कर लूंगा। चले कोई बात नहीं। देखिए फुटा होता ना मेरे पास, आप एग्री करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम जब फुटा हो तो फिर नहीं होंगी?
क्योंकि सीधा, शाबाश शाबाश, बेहतरीन हो गया। ये ले भाई, ये एग्जैक्ट, ये ले, हाँ बेहतरीन डायग्राम, शुक्रिया। हाँ लेकिन इसको थोड़ा सा ये सप्लाई बंद। अच्छा अब देखें, अब क्या हुआ, प्राइस कम हो गई, सप्लाई इंक्रीज होगी ना, नया इन्वेस्टर आ गया मार्केट में, सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हो गई। नई प्राइस कौन सी होगी, ये वाली, और ये वाले। यानी अब जब नई सप्लाई पे प्राइस हो गई हमारी ये वाले P1 इज, ये P1 AR1 MR1 जरूर लिखना, उसे पता चले पुरानी कौन सी थी, नई वाली कौन सी है। ठीक है, अब देखिए क्या ये डायग्राम शो कर रही है कि पहले तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी, पहले इस प्राइस पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी, लेकिन मार्केट में सप्लाई सेलर नया आ गया, प्रोड्यूसर इन्वेस्टर, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज हो गई और अब ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जी डायग्राम समझ आई कि नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, नहीं समझ आई जी, एसी नहीं लिखा, ये चले एसी नहीं लिखा इसलिए डायग्राम गलत हो गई, चलो दोबारा बना देते हैं। नहीं वो भाई कह रहे हैं डायग्राम एसी नहीं लिखा, मैं भूल गया था, डायग्राम गलत हो गई, तो बात सही है। नहीं भाई डायग्राम तो दोबारा बनेगी अब, नहीं डायग्राम, हाँ हम बोर ना हो जाए कहीं, इसलिए थोड़ी सी एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। अब सब नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं, सबके अगर सब नॉर्मल है उससे कैसे, चलिए अब ये डायग्राम जल्दी बन जाएगी, परेशान ना हो आप। मुझे बताइए, हमने जब रिस्टोरेशन बताना है कि कैसे सब नॉर्मल से नॉर्मल पे शिफ्ट हो सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म सब नॉर्मल से नॉर्मल पे कैसे शिफ्ट होती है, तो परफेक्ट कंपटीशन की फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर, तो ये प्राइस टेकर वाला कंसेप्ट बताने के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम में ड्रा करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट से फर्क कोई नहीं पड़ता, तो हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम और राइट साइड पे लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम। ये फर्म इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम में फर्क पता ना आपको, कौन से वाला आपको ज्यादा पसंद है, कोई भी नहीं भाई, मार्केट इक्विलिब्रियम तो बेचारा सिंपल सा है, मार्केट इक्विलिब्रियम जी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में ये आउटपुट, भाई ये साथ साथ लेबलिंग मेरी ठीक करवाते रहिए ना, फिर तीसरी दफा फिर बनानी पड़ जाए। आउटपुट नहीं इधर प्राइस नहीं आने, इधर आना है मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले ये हमारे सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, ये हमारा हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन, और मार्केट की प्राइस ही फर्म की प्राइस होती है, फर्म प्राइस टेकर है ना, उसने मार्केट से प्राइस उठाई अपने, ये आ गया प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन को तो सेम होता है। अब इसके बाद क्या करना है हमने, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रा हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आया, एंड जहां पे MC इज इक्वल टू MR है, ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गया। अब मुझे क्या करना है, एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करना है, ऐसे ड्रा करना है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट पे वो मार्जिनल रेवेन्यू से, सॉरी एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, है कि नहीं मिनिमम पे, बिल्कुल है, चले ठीक है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम। अब देखिए, अब यहां पे एवरेज, ये रेवेन्यू है हमारा टोटल और ये हमारी कॉस्ट है।
टोटल रेवेन्यू कितना है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल कॉस्ट कितनी है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। बताइए कौन सी चीज ज्यादा है, तो ये क्या हुआ। अब देखिए सब नॉर्मल प्रॉफिट है, क्या इंडस्ट्री में लोग ऑपरेट करते रहेंगे ऐसे कि जिनको ज्यादा नुकसान हो रहा है, जो वारा नहीं खाता जिनको, वो इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। इंडस्ट्री को छोड़ देंगे तो सप्लाई कर्व क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा ना। अब फुटा फिर दिखाइए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है सप्लाई कर्व, हाँ वही दो, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे आना चाहिए। yes, sir. सप्लाई कर्व ये यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक आएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसे ही है। अब बस मैंने क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी कि ये है हमारा सप्लाई कर्व S1। S1 पे अब जो न्यू प्राइस है वो क्या हुई, S1 पे सप्लाई न्यू प्राइस क्या है, मार्केट में अब नई प्राइस ये है, फर्म ने मार्केट से प्राइस उठानी है, ये प्राइस, और आगे चल के हम इसको सीधा मिला। फुटा था, फुटे की वजह से हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, कोई मसला नहीं। ये देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये फुटा वो इजी ले रहे हैं, ये बड़े काम की चीज है। P1 तो ये आ गया, P1 इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 1 इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे देखिएगा कि वो नॉर्मल प्रॉफिट। भाई क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए बस डायग्राम कैसे ड्रा करनी समझ आ गई। इस पे बस अब इतना ही काम है, इस पे ज्यादा गौर खोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईकैप ने ये कंसेप्ट इतना ज्यादा नहीं पूछा जितना ये कंसेप्ट पूछा है। लेकिन सिलेबस में भैया कंसेप्ट तो सारे बताने हैं ना। अगर पहले ये करवा देता और ये बात बता देता जो भी मैंने बताई, आपने क्लास में बैठना था, भी नहीं बैठना। ठीक है, इसीलिए अब सुने शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट क्या होता है ये सुन लीजिए पहले आप। इसमें पहली चीज आप नोट कीजिए कि शटडाउन कहते किसको है। शटडाउन का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक्स में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक शटडाउन और एक एग्जिट, दोनों में फर्क है। शटडाउन का मतलब ये होता है कि आप आर्जी तौर पे अपना बिजनेस बंद करें 2-3 महीनों के लिए। शटडाउन का मतलब ये है, आर्जी तौर पे अपना बिजनेस बंद करें 2-3 महीनों के लिए। इसका मतलब है ये शॉर्ट रन का कंसेप्ट हुआ। एग्जिट का मतलब होता है आप परमानेंटली उस बिजनेस को छोड़ दें। एग्जिट का मतलब क्या होता है, परमानेंटली उस बिजनेस को छोड़ दें। फर्स्ट कीजिए, कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। गवर्नमेंट ने कहा जी सर्दियों में गैस की जरूरत होती है, इसलिए जितने भी सीएनजी स्टेशन है उन पे पाबंदी लग गई, वो बंद हो जाएंगे सर्दियों तक 3 महीने, जब सर्दी, ताकि घर के जो कंज्यूमर है गैस के उन तक गैस की सप्लाई सही पहुंचाई जा सके। अब मुझे बताइए आपके ख्याल में सीएनजी स्टेशन वाले क्या करेंगे? क्या वो 3 महीनों के लिए सीएनजी स्टेशन को बंद करके गर्मियों में फिर ओपन करके सीएनजी सप्लाई करके प्रॉफिट कमाएंगे, या कि वो ये बिजनेस ही छोड़ देंगे? प्रोबेबली वो शट डाउन करेंगे, शट डाउन। और अगर गवर्नमेंट बैन लगा दे कहीं नहीं, अब आइंदा से सीएनजी गाड़ी में हमने सप्लाई करने पे ही बैन लगा दिया, तो फिर वो पेट्रोल पंप करेंगे बंद, उसकी जगह कोई मैरिज हॉल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम कहेंगे एग्जिट, ये सप्लायर मार्केट से एग्जिट हो गया। लेकिन जब शॉर्ट टर्म कुछ अरसे के लिए वो अपने ऑपरेशंस को बंद करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शट डाउन।
तो हम कंसेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? एग्जिट द मार्केट वाला कंसेप्ट नहीं, शट डाउन वाला। इसका मतलब ये हुआ, ये शट डाउन शॉर्ट कंसेप्ट है, इसमें लाजमी वेरिएबल कास्ट का जिक्र होगा और वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट फर्क होगी। वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट फर्क होगी। क्यों फर्क होगी? क्योंकि अगर लॉन्ग रन होता तो सारी की सारी कास्ट वेरिएबल ही होती। यहां पे इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कास्ट कुछ और होगी, एवरेज टोटल कास्ट कुछ और होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ फिक्स कास्ट भी है। फिक्स कास्ट क्यों है? क्योंकि शॉर्ट रन का कंसेप्ट है। ठीक है। अच्छा, आपके सामने मैं कुछ कैलकुलेशंस रखने लगा हूं। आपने मुझे, क्योंकि डायग्राम के जरिए से तो हम समझ लेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट बिल्ड करना जरूरी होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए पहले। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपके सामने एक टेबल ड्रॉ करने लगा हूं। आपने मुझे बताना है कि इस टेबल की बेस पे कंक्लूजन क्या होना चाहिए। ये एक बिजनेस का टोटल रेवेन्यू है आपके सामने। टोटल रेवेन्यू समझ लेना, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू है। फिर इसके बाद इसकी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, जिसको ऐड करने से टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और हमने नीचे प्रॉफिट कैलकुलेट करना। भाई सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट इसी तरह की होती है ना। ठीक है। अच्छा, बिजनेस का टोटल रेवेन्यू है 100,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 75,000 और नेट टोटल कॉस्ट को खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेट जो है क्या आया? 1000 लॉ, यानी सब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, बताइए, वन वर्ड आंसर देना है। इस बिजनेस को शट डाउन करना चाहिए कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है शट डाउन करना चाहिए? कितनों का ख्याल है शट डाउन नहीं करना चाहिए? शट डाउन करवाने वाले ज्यादा हैं, ना करवाने वाले कम हैं। इसका एनालिसिस करते हैं। ये वो सिचुएशन है इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड या इफ शट डाउन, इफ नो शट डाउन। ये है इफ नो शट, अगर शट डाउन ना किया जाए तो ये सिचुएशन है। अब हम इसके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। अगर शट डाउन किया जाए तो क्या होगा? इफ शट डाउन वो देख लेते हैं। अगर शट डाउन का मतलब क्या है? अगर ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया जाए, अगर चलाते रहे बिजनेस को, तो ये सिचुएशन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा सर नुकसान हो रहा है, बंद कर दे इसको, बंद कर दे इसको। अब देखें, अगर इसको बंद कर देते हैं तो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 0। बताइए फिक्स कॉस्ट क्या होगी? 50,000। फिक्स कॉस्ट तो 0 नहीं ना होगी, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 0। अब मुझे बताइए कि हमारा जो नेट रिजल्ट क्या आएगा? 50,000 लॉस। इससे हमें एक अहम लेसन मिला। कंक्लूजन क्या मिला? कि अगर तो रेवेन्यू, सुन लें, अगर रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो चाहे नुकसान क्यों ना हो रहा हो, अगर रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो बिजनेस को शट डाउन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हालांकि नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है। फिक्स कॉस्ट रिकवर होने का मतलब फिक्स कॉस्ट पूरी हो रही है, कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट का खर्चा निकल रहा है। फिर सुन लीजिए, अगर ये हमें छोटी सी कैलकुलेशन क्या बताती है कि अगर हमारा
रेवेन्यू, अगर हमारा रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो हमें बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहिए। क्यों? हालांकि नुकसान हो रहा है, क्यों? इसलिए कि कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट का खर्चा निकल रहा है, बंद करेंगे तो फिर फिक्स कॉस्ट सारी की सारी हमें पे करना पड़ेगी, नुकसान बढ़ जाएगा। यानी हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर वेरिएबल कॉस्ट, अगर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए। भाई एक और एग्जांपल से कैलकुलेशन करवा दूं क्लियर के एग्री करते हैं इससे? अच्छा, फर्ज कीजिए अगर हम रेवेन्यू को, वेरिएबल कॉस्ट को रेवेन्यू से ज्यादा कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को रेवेन्यू से ज्यादा कर देते हैं, हम कर देते हैं, ये टोटल रेवेन्यू है हमारा 1 लाख, फिक्स एसेट 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 125,000। अब देखिए लॉस कितना होगा? 75,000। टेक्निकल कंसेप्ट जरा फोकस कीजिए। अब हमें लॉस कितना हुआ? 75। इसका मतलब ये हुआ इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? शट डाउन कर देना चाहिए ऑपरेशन को। क्या कर देना चाहिए? शट डाउन करने से रेवेन्यू भी जीरो हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी, हमारा नुकसान कहां पे आ जाएगा? यानी कम हो जाएगा। अब कंक्लूजन के ऊपर ला रहा हूं, हमने अपना शट डाउन का डिसीजन टोटल कॉस्ट को देख के नहीं करना, वेरिएबल कॉस्ट को देख के करना है। अगर रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है कंटिन्यू करें, अगर रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से कम है शट डाउन कर दें। इस डिसीजन पे एग्री करते हैं? और इसको अगर आप रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारा जो रूल है ना कि रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो कंटिन्यू करें, ये बन जाएगा अगर एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो कंटिन्यू करो। बात समझ आ रही? जो कंसेप्ट बेसिकली मैं दो लफ्ज स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दोनों में एक आने का फर्क नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सुनिए। पहली स्टेटमेंट, अगर रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो कंटिन्यू करो। दूसरी स्टेटमेंट, अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो कंटिन्यू करो। दोनों एक ही है। और एवरेज रेवेन्यू का ही दूसरा नाम प्राइस भी है, पता है आपको? तो क्या मैं अब इस कंसेप्ट को फाइनल इन अल्फाज में कह सकता हूं, अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो कंटिन्यू करो, अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है शट डाउन कर दो, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है, ये हमारी बाउंड्री लाइन होगी। ये हमारी क्या होगी? बाउंड्री लाइन होगी। भाई ये कंसेप्ट समझ आया? बताइए एग्री करते हैं कि हमने जो डिसीजन कर, देखिए कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तसल्ली, कोई जल्दी नहीं मुझे। कंसेप्ट बिल्ड होना बेहतर, डायग्राम तो अभी मिनटों में बना लेंगे। कंसेप्ट देखिए एग्री करते हैं कि हालांकि हमें नुकसान हो रहा है, हम फिर भी क्यों कह रहे हैं यहां पे कंटिन्यू करो? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का कुछ ना कुछ खर्चा रिकवर हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए फिर डिसकंटिन्यू कर देना, शट डाउन करना बेहतर होता है। भी समझ आइएगा? कहता है इसी कंसेप्ट को आपने डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम बना देनी है। किसकी करनी है? किसकी डायग्राम? ये रेज कर दूं अब? कुछ भी नहीं कर। अगर कहे शट डाउन पॉइंट बताओ, शट डाउन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताओ। अल्फाज में तो ये कहानी बता देंगे कि अगर
एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो आप कंटिन्यू करो, अगर प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो शट डाउन कर दो। ये अंग्रेजी में लिख देंगे इसको। अब फिर कहेगा नहीं मुझे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताओ। हमने कहा मसला ही कोई नहीं, डायग्राम कौन सी बनानी हमने? नॉर्मल प्रॉफिट। ये ले नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ये इधर आउटपुट मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आया? ठीक। अच्छा अब मुझे बताइए कि कौन से वाला कर्व इक्विलिब्रियम? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, डी होती तो ठीक है। ठीक है हाँ चले ठीक है। एवरेज का अच्छा सारा कुछ यही लिखना, इधर AC की बजाय लिख देना ABC। ये लो ये डायग्राम शटडाउन की, बस ये हमारा शटडाउन पॉइंट। देखिए शटडाउन पॉइंट क्या था कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस, प्राइस हाँ इक्वल, अगर प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट से कम है, अगर ये वाली लाइन इससे एक पॉइंट भी नीचे आ जाए, हम कहेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम है, शट डाउन कर दो। और अगर इससे ऊपर चली जाए या इस पे भी हम कहते हैं कंटिन्यू करो, इस पॉइंट पे भी करो। तो ये पॉइंट बेसिकली एक तरह से बाउंड्री लाइन शो करवा रहा है, ये एक तरह से बाउंड्री लाइन। इससे नीचे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सारे शट डाउन के हैं, इसलिए हम वैसे इसको कह देते हैं ये है हमारा शट डाउन पॉइंट। असूली तौर पे मेरा जो जाती तौर पे ख्याल है वो ये कि ये पॉइंट इटसेल्फ शट डाउन नहीं है, इस पे दोनों इक्वल है तो फर्म न्यूट्रल है, मे भी वो शट डाउन कर दे मे भी ना करे। हाँ इससे नीचे नीचे वाले 100% शट डाउन है, लेकिन आई के अब जब क्वेश्चन में डायग्राम बनाता है शट डाउन पॉइंट शो करवाता है, कहता है ये शट डाउन पॉइंट है, तो हमने इसको शट डाउन पॉइंट कह देना। अब देखिए कंसेप्ट देखें, एवरेज रेवेन्यू अगर वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज थोड़ा सा भी कम होगा तो वो शट डाउन ही हो जाएगा, वो हमने उधर साबित कर दिया। मियागिरी करते हैं इससे। अगर आपको लगे कि डायग्राम को मजीद आपने 4 चांद लगाने हैं तो इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व भी ड्रा कर दें, वो एग्जैक्टली इसी तरह का होगा। ये 4 चांद लगे, इसको साथ लिख लें एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। भाई 4 चांद लग गए, बेफिक्र हो जाए। ये सिर्फ बताने के लिए कि वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ही है या एवरेज कॉस्ट ही है। भाई कुछ कुछ समझ आया आपको? शट डाउन पॉइंट नहीं समझ आया? जरा एक डायग्राम बना के दिखाइए, मुझे तसल्ली होगी, वरना मुझे सारी रात फिक्र लगी रहेगी कि मेरे स्टूडेंट को शट डाउन पॉइंट बनाना आया कि नहीं आया। जब मेरा भाई बना ले, जितनी देर में तूने भाषण देना है ना उतनी उससे कम टाइम में डायग्राम बन जाएगी। बना ले मेरा भाई। चलिए ये कंसेप्ट समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।